हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सी आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। देखो, आज हम ये चीज देखेंगे कि एक तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या होती है, इसका चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, अगर ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में अगर ये टॉपिक है हेरिडिटी, तो इसका इसका रोल क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है चाइल्ड के ऊपर और उसके डेवलपमेंट पे, और हम एक टीचर उसे स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, मीन्स इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देखनी है कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट की एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, ये मीन्स इसमें थोड़ा बायोलॉजिकल मटेरियल ज्यादा रहेगा कि इसमें बायोलॉजी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें जीन्स जेनेटिक्स ये सब चीजें देखनी है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे हेरिडिटी को, फिर हम इन दोनों के इंटरेक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, हेरिडिटी क्या है, ये हेरिडिटी हेरिडिटी ही सब कुछ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैं तो हेरिडिटी की वजह से ही हैं, क्योंकि अगर ये जो जीन्स आगे आगे जो फॉर्मेशन हो रही है, मतलब आगे बच्चे जो आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ये सब तो हेरिडिटी का ही तो काम है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स से जीन्स जा रहे हैं आगे चाइल्ड में, उसे कहते हैं हेरिडिटी। वो जो जी ट्रांसफर ऑफ जीन्स, जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, उसे कहते हैं हेरिडिटी। सी देखो, ट्रांसफर of genes from parents to child। बायोलॉजी समझनी है हमें थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत डिटेल में नहीं है, बट वो टर्म समझनी है जो टर्म्स क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं और में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कोई भी टर्म अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाएगी तो ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि इसका मीनिंग क्या है और आप वो क्वेश्चन ही ना समझ पाओ। इसलिए हमें जो मतलब बेसिक बेसिक टर्म्स है जो इस सब्जेक्ट से या इस एग्जाम से रिलेटेड है, जो मतलब पूछी जा सकती हैं, वो हमने इसमें आज डिस्कस करनी है हेरिडिटी में। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। वो जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब ये जो स्टडी होती है, जो मतलब इन सबको पढ़ना है, जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जेनेटिक जीन्स को पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो जो स्टडी ऑफ जीन्स, मतलब ये जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स है, इनकी जो प्रोसेसेस है, इनके मैकेनिज्म है, ठीक है, इन सबको पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, उसकी प्रोसेसेस, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म आएगी इसमें, देखो, फिनोटाइप। बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जीनोटाइप, समझो। फिनोटाइप phenotype means physical characteristic, genotype means genetic characteristic, genes। जीनोटाइप में जीन्स आएंगे और फिनोटाइप में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। वो कैसे, जब एक बच्चे में उसके पेरेंट्स के जीन ट्रांसफर होते हैं, देखो जीन्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो दिखाई थोड़ा ना देंगे, वो जीन्स तो ट्रांसफर हो गए, बट वो जो जीन्स एक्सप्रेस होके, वो जो जीन हम देख पा रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स में, उसकी फिजिकल अपीयरेंसेस में जो हम जीन्स देख पा रहे हैं, उसे कहते हैं फिनोटिपिक ट्रेट्स। देखो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। किसी के फादर, उसकी हाइट, उनकी फादर की हाइट है टॉल और मदर की हाइट है शॉर्ट, लेकिन फादर का कॉम्प्लेक्शन क्या है, डार्क, और मदर का कॉम्प्लेक्शन है फेयर। तो क्या होगा, अब जो बच्चा उनका, ठीक है, जो उनका चाइल्ड है वो क्या है, टॉल है एंड उसमें फेयर कॉम्प्लेक्शन पाया गया। तो ये क्या हुआ, मीन्स जो फादर के टॉल जो जीन्स है ना, वो और मदर के जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के जीन्स है, ये दोनों जीन्स बच्चे में आए हैं। देखो जीन्स तो आ गए, बट जो उसकी जो अपीयरेंस जो बन रही है, वो क्या हो रही है, वो फिनोटिपिकली बनती है। मीन्स जो फिजिकल अपीयरेंस उसकी, जो हम देख पा रहे हैं करेक्टर्स को कि हाँ ये बच्चा टॉल है और ये बच्चा फेयर है, तो इसको
अपने फादर के ये वाले जीन्स मिले होंगे, इसकी मदर के ये वाले जीन्स मिले होंगे, तो इसे कहते हैं हम फिनोटाइप। ठीक है, इसको कहते हैं फिनोटिपिक ट्रेड्स। और जीनोटाइप वो जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं जिसे हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम देख नहीं सकते, उसे कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में आएंगे जीन्स और फिनोटाइप में आएंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बच्चे की जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो एक चाइल्ड में देखी जा सकती है उसके पेरेंट्स की, और जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। फिनोटाइप में आएंगे जैसे कॉम्प्लेक्शन आ गया, हाइट आ जाएगी, बॉडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, कलर आएगा, आइस कलर आएगा, उसका हेयर का कलर, टेक्सचर आएगा, हेयर कैसे है, मीन्स जो टेक्सचर हेयर का, ठीक है। तो ये सब जो मतलब जो जिन चीजों को, जिन फिजिकल क्वालिटीज को हम देख पा रहे हैं, वो सब आएंगी फिनोटाइप में। और जीनोटाइप में आएंगे जीन्स, ठीक है, हमेशा याद रखना ये दो टर्म्स, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट देखो एक टर्म और है म्यूटेशन। ये भी जेनेटिक्स में आएगी, हेरिडिटी में आएगी। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होती है? हमने सुना है कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस क्या है? एक म्यूटेटेड स्ट्रेन है, ठीक है। म्यूटेशन हुई कुछ स्ट्रेन ऑफ वायरसेस में, तो उसके बाद ये एक न्यू स्ट्रेन आई है, ठीक है, एक ये वेरिएंट है, मींस वेरिएशंस आई हैं। वैसे ही म्यूटेशन मींस कि जब कोई एक डीएनए, ठीक है, या जीन जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है नेचुरली, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, चेंज इन जीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जब नेचुरली मीन्स जब नेचर में मतलब अपने आप ही कोई चेंज आ रहा है, म्यूटेशंस हो रही है, उसका मतलब कि एक जीन से दूसरा जीन बन रहा है, एक डीएनए बेस से दूसरा डीएनए उसमें चेंज होके, या उसमें क्या हो रहा है, उसमें एडिशन हो रही है किसी और की, ये सब्सट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जीन्स में, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, समझ गए? ये टर्म भी समझ गए म्यूटेशन। अब एक और टर्म आ जाए, देखते हैं। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं क्रोमोसोम्स? जो कि सेल, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स, मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है? बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शनिंग में, बॉडी की फंक्शनिंग में काम करता है। हर एक मेटाबॉलिज्म क्या करता है, किसका काम है? सेल का करना। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होंगे क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपने। 23 पेयर में होंगे, और अगर हम इसको सिंगल देखेंगे तो ये होंगे 46 क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 23 पेयर में है। ठीक है, जब पेयर आएगा ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने लिखना है 23 क्रोमोसोम। 23 नहीं है, 23 पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, वो जोड़े में पाए जाते हैं। और सिंगल देखें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन में। ठीक है, मीन्स इतने क्रोमोसोम इसमें होंगे। अब क्या होगा कि जब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, अब जो बच्चे की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जब हमें देखना है कि बच्चे का जो, एक चाइल्ड का जो सेक्स है, जो मेल है या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये कैसे मतलब पता चलता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है? तो देखो 23 क्रोमोसोम में से 22 क्रोमोसोम्स क्या होंगे? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मीन्स ये सब में सेम है, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन का, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं, और ये सब में सेम रहेंगे। बट जो मेन डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो आएगा 23rd में। मीन्स जो वन क्रोमोसोम है वो कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम। ये जो एक 23rd क्रोमोसोम होगा ना, यही डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का आगे सेक्स क्या होगा, वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, चलो अब सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स बच्चे का सेक्स पता नहीं करना मीन्स कि बच्चे में कौन सा बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस से पता चलता है। रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जब मेल स्पर्म फीमेल एग जब आपस में रिप्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है आगे, वो बेबी जाइगोट बनता है। जाइगोट मीन्स अभी जस्ट बच्चा फर्स्ट मंथ जब होता है, कंसीव होता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो प्रोसेस स्टार्ट होती है जाइगोट बनने से, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जब मेल स्पर्म और फीमेल एग या ओवम आपस में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, कंसेप्शन होता है, एक बेबी कंसीव होता है। उस टाइम क्रोमोसोम्स देखो, अब आप लोग समझो इस चीज को, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स बताया था ना, पेयर में होंगे क्रोमोसोम्स, तो एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा फीमेल। एक्स एक्स किसको डिनोट करते हैं, फीमेल को, ठीक है, मीन्स ये मदर ऑफ द चाइल्ड, ये मदर होगी। जो मदर के क्रोमोसोम जो होंगे इसमें वो होगा एक्स एक्स, और फादर में देखो एक्स वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एक्स एक्स क्या है, मदर। एक्स मीन्स अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो है मेल, ये मेल और फादर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब कितनी पॉसिबिलिटीज होगी जो आगे बच्चा होगा वो मेल है कि फीमेल है, समझो। देखो पहली पॉसिबिलिटी देखो आप, एक्स एक्स, पहली पॉसिबिलिटी में क्या आ रहा है, एक्स एक्स मीन्स फीमेल, एक्स वाई एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। तो दो चांस इसमें 50% पॉसिबिलिटी है। जितनी पॉसिबिलिटी मेल चाइल्ड की है, मतलब बेबी बॉय की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी बेबी गर्ल की है। देख लो, एक्स एक्स फीमेल, मेल फीमेल एंड मेल, ठीक है। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि जो चाइल्ड होगा वो गर्ल है या बॉय है। और ये कौन डिसाइड कर रहा है, किसका स्पर्म डिसाइड कर रहा है, ये देखो, ये जो y है यहाँ पे, इसी से तो डिसाइड हो रहा है ना कि बेबी मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर किसी में अगर x में y आ रहा है मीन्स वो मेल है, अगर ये x आएगा तो मीन्स वो फीमेल है। तो ये जो y है, ये जो मेल है ना, मेल है, मेल डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी का जो सेक्स है वो मतलब मेल होगा आगे या फीमेल होगा। ये जो y क्रोमोसोम है ना मेल में, ये आगे डिसाइड करता है, ठीक है। ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कंसेप्शन के टाइम पे क्या होता है, ये 22 क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये जो आगे बनेंगे बच्चे, इनकी 50% पॉसिबिलिटी होगी, 50% मेल की एंड 50% फीमेल की, ठीक है। ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ चाइल्ड। एक और टर्म देखते हैं आगे, इसी से रिलेटेड टर्म है आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। देखो आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स जब एक ही सेल, ठीक है, जब बेबी कंसीव होगा, एक ही सेल, एक ही जाइगोट डिवाइड हो जाएगा और दो बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। दो उसमें से दो जाइगोट बनेंगे, तो एक ही सेल जब दो जाइगोट बन रहा है तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। मींस इसमें हर एक करेक्टरिस्टिक्स, बच्चे का हर एक करेक्टरिस्टिक, उसका ब्लड ग्रुप से लेके हर एक चीज बच्चे की आइडेंटिकल ट्विंस में सेम है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है, मतलब उसकी एक्टिविटीज भी सेम रहेंगी, हर एक चीज आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होती है, सेम। जब एक ही जाइगोट डिवाइड होके क्या कर रहा है, दो जाइगोट फॉर्म कर रहा है, दो चाइल्ड उसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और फ्रेटर्नल में क्या होता है, जब दो जाइगोट होते हैं, इसमें टू जाइगोट होते हैं, ठीक है।
और ये तो इसमें क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बेबी कंसीव होगा, जब दो अलग अलग जाइगोट एक ही टाइम पे, दो अलग 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 जाइगोट आगे बेबी को, मीन्स की अगर चाइल्ड वो बन रहे हैं प्रेगनेंसी के बाद जो बॉर्न होंगे, उनको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ये आपस में अलग हैं, और इनकी मतलब क्वालिटीज सेम नहीं होती। ये मीन्स दो अलग अलग बच्चों की तरह ही होते हैं, ठीक है। बट जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इनका तो सेक्स भी सेम होता है। अगर जो दो बॉयज है तो दो बॉयज होंगे, अगर गर्ल चाइल्ड है तो दोनों ही गर्ल चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बन रही है, एक ही सेल से बन रही है। और ये मोनोजाइगोटिक होता है। मोनो मीन्स सिंगल सेल, मोनोजाइगोट मीन्स सिंगल सेल, ठीक है। तो ये बन रहा है मोनोजाइगोटिक से, ठीक है। तो ये होता है इसमें आइडेंटिकल ट्विंस ये होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस ये होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिकल ट्विंस है, कि जैसे मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेके कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले समझना जरूरी है कि आइडेंटिकल ट्विंस होते क्या है। उनके हर एक करेक्टरिस्टिक, उनकी जेनेटिक, जीनोटाइप, फिनोटाइप सब सेम रहेगा आइडेंटिकल ट्विंस में, क्योंकि वो सिंगल जाइगोट से बने हैं। बट फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब वो दो अलग अलग चाइल्ड है, उनकी हर एक करेक्टरिस्टिक, फिनोटाइप, जीनोटाइप अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, एक दूसरे से। समझ गए इस चीज को? ये बेसिक टर्म्स थी। अगर आपको एक क्वेश्चन में एक टर्म लिख के इसमें से कोई भी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये टर्म का मतलब क्या है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली तो कभी क्वेश्चन एक आधा पूछ भी सकते हैं, बट आपको टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये होते क्या है। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। एक और चीज अगर हम पढ़ें तो मेंडल लॉज आते हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी। मीन्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर चलो ये है कि आपकी समझ में होना जरूरी है कि होते क्या है। हेरिडिटी के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, जल्दी जल्दी समझते हैं इस टॉपिक को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ग्रीगर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मटर के दानों पे, पीस पे, और उसमें उन्होंने देखना था कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि कौन से करेक्टर, कौन से ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, वो डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, सेग्रीगेशन कैसे होता है, इंडिपेंडेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से मतलब अगर हम इसको ह्यूमन साइकोलॉजी में या ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो इसमें ये जो पहला लॉ ये कहता है कि हर एक ट्रेट जो बच्चे में या फिर जो ह्यूमन में ट्रेट होते हैं, वो एक दूसरे से पहले सेग्रीगेट होंगे, मतलब अलग होंगे, फिर उसके बाद जाके वो एक्सप्रेस होंगे। और उसमें हर एक में एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टॉल, एक फादर टॉल है एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मदर क्या है, शॉर्ट है बट फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो जो बच्चा है वो टॉल एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो जो डोमिनेंट करेक्टर्स हैं इसमें, जो करेक्टर एक्सप्रेस होके आ रहे हैं वो टॉल एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। बट जो रिसेसिव करेक्टर्स है, जो मतलब सप्रेस हो रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं, जो सप्रेस हो रहे हैं, वो है उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड शॉर्ट हाइट, ठीक है। तो ये होता है रिसेसिव एंड डोमिनेंट का मतलब। तो ये लॉस दिया है इसमें डोमिनेंस में। नेक्स्ट उन्होंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि सब जितने भी एलील्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मतलब काम नहीं होता उनका, अपना अपना वो इंडिपेंडेंटली वो जाते हैं अगली जनरेशन में, फिर इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करते हैं, ठीक है। ये दो लॉज दिए थे मेंडल ने। तो ये अगर आपको इन केस कभी पूछेंगे तो नहीं, पर चलो इसकी नॉलेज होना जरूरी है कि हेरिडिटी के लॉज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये नाम आप याद रख लेना। अब देखते हैं कि लॉज ऑफ हेरिडिटी के बाद हमने देखना है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये बच्चे को अफेक्ट कैसे कर सकती है। अब समझ लिया आपने चीजें कि लॉज की हेरिडिटी होती क्या है, मतलब हेरिडिटी क्या है, जीन्स हैं बच्चे के, जो फिजिकल करेक्टर, जो जेनेटिक करेक्टर बच्चा ले रहा है अपने पेरेंट्स से, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसकी
क्रिएटिविटी, स्किल्स, बहुत कुछ बच्चा पोजेस करता है अपने पेरेंट्स से अपने आप में, तो ये सब आते हैं हेरिडिटी में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट देखो, हेरिडिटी को छोड़ के जितनी भी चीजें होंगी वो सब इन्वायरमेंट में आएंगी, हर एक चीज। बच्चे की सोसाइटी, उसका कल्चर, उसकी कास्ट, रेस, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, फ्रेंड्स, नेबर्स, हर एक चीज किसमें आएगी? ये आएगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो हेरिडिटी को छोड़ के जितनी भी चीजें रह जाएंगी वो सब बच्चे के इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, नेचर एंड नर्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये टर्म्स कुछ और नहीं है। हेरिडिटी को नेचर कहते हैं, एनवायरनमेंट को नर्चर कहते हैं। अब इस चीज को भी समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में हेरिडिटी एनवायरनमेंट नहीं डालेंगे, वो आपको नेचर और नर्चर में कंफ्यूज कर देंगे। अगर हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट पूछना तो वो नेचर को डाल देंगे, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट पूछना तो वो नर्चर को डाल देंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इन्हीं का दूसरा नाम दिया हुआ है, नेचर एंड नर्चर। देखो, नेचर मीन्स नेचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा चाइल्ड कैसा है, उसकी ट्रेड्स कैसे हैं, उसका जीन्स कैसे हैं, तो ये किस में आएगा? हेरिडिटी। नर्चरिंग मीन्स उसकी कैसे परवरिश होना, नर्चर करना मीन्स पालना पोषण, मतलब पालना बच्चे को, नर्चरिंग, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो ये किस में आएगा? नर्चर में आएगा। तो इन्वायरमेंट क्या है? नर्चर, एंड हेरिडिटी क्या है? नेचर, ठीक है। अब ये जो नेचर और नर्चर की डिबेट है, ये डिबेट है मीन्स कि नेचर वर्सेस नर्चर, ये बच्चे को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ये बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, जो हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, ये सम नहीं है, मीन्स प्लस नहीं करना, ये प्रोडक्ट है एक दूसरे में, ठीक है। देखो, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्ट है, सम है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन, सॉरी, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, तो याद रखना है हेरिडिटी, जो डेवलपमेंट है ये प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई होके आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखा, मतलब उसमें इफेक्ट करेंगे। ये कोई एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, इंटरेक्शन जो इसमें है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। आपस में इंटरप्ले करेंगे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का दोनों का ही इक्वल इफेक्ट होता है बच्चे पे, मींस की इक्वल इन द सेंस की, मतलब ये नहीं है कि हेरिडिटी भी 50%, अगर 50% हेरिडिटी है तो 50% इसमें इन्वायरमेंट है, वेरिएशंस रहेंगी, बट जो मतलब कि एक बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, उसका ओवरऑल मेंटल प्रोसेसेस, उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सब पे कौन अफेक्ट करता है? उसकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, समझ लो इस चीज को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, तो क्या है? ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आगे समझ, आपको याद रखना क्या है? मल्टीप्लीकेशन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन, इंटरप्ले है आपस में, तो ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। एक और चीज देखो, अब इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हेरिडिटी मीन्स नेचर ऑफ द चाइल्ड, तो इसमें आएगा नेचर,
इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर, नर्चरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। सेकंड देखो, हेरिडिटी क्या है। अब हेरिडिटी जो बच्चे की जीन्स है वो चेंज तो हम कर नहीं सकते, जो उसके जीन्स हैं बच्चे के, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो स्टैटिक हैं, वो फिक्स्ड हैं, जीन्स चेंज नहीं हो सकते। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, या फिर जैसे आप लोग हो, आपके जो जीन्स आ चुके हैं, हम उन जीन्स को जरा भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम बस आपकी पर्सनैलिटी को, मतलब एक टीचर क्या कर सकता है, बच्चे की पर्सनैलिटी को डायरेक्शन दे सकता है, उसको थोड़ा ग्रूम कर सकता है, बट जो जीन्स है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, हर ये चीज चेंज नहीं हो सकती। तो जो हेरिडिटी है इट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड और स्टैटिक, ये टर्म है स्टैटिक, ठीक है, मींस फिक्स्ड है, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट तो चेंज हो सकता है। एक बच्चा अगर आज कोई बच्चा एक गांव में रह रहा है तो वो सिटी में भी जा सकता है, ठीक है, उसके आसपास का माहौल भी चेंज हो सकता है। वो अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा है तो उसका एनवायरनमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, एक कल्चर से दूसरी कल्चर में भी शिफ्ट हो सकता है, एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी या कंट्री में भी जा सकता है। तो एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मीन्स इट कैन चेंज, वी कैन चेंज इट, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट जो हेरिडिटी है ये चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। हेरिडिटी एनवायरमेंट में यही मेन डिफरेंस है। और उसमें आपको ये भी चीज याद रखनी है, जो हेरिडिटी होती है, ठीक है, वो क्या मतलब कि कैसे इन्फ्लुएंस करती है हेरिडिटी एनवायरमेंट एक बच्चे को। देखो, दो आइडेंटिकल ट्विंस की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, बट अगर वो उनका करेक्टरिस्टिक्स सेम है, अगर वो फिजिकली मतलब देखने में भी सेम है, उनका इंटरनल एबिलिटीज सेम है, उनका इंटेलिजेंस लेवल सेम है, उनका हर एक जीनोटाइप फिनोटाइप हर एक चीज सेम है, लेकिन उनको हम ऐसे माहौल में, देखो अगर उनका हम इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखते हैं, फिर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो उनमें ऑब्वियसली डिफरेंस आएंगे, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में मतलब कि नर्चर हो रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में, उस एनवायरमेंट का भी बच्चे पे बहुत इफेक्ट होता है। तो ये इसका मतलब कहने का यही है कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, दोनों आपस में ही मिलके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो दोनों का इंटरेक्शन, इंटरप्ले बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। दोनों ही बच्चे की डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसके जो हमें इसमें पॉइंट याद रखने हैं वो ये है कि जो हेरिडिटी है वो नेचर है, चाइल्ड का नेचर, नेचर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, नर्चर। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, हेरिडिटी को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये हेरिडिटी के मतलब कि उसके जगह ये नेचर कर देंगे कि ये नेचर है या ये नर्चर है। तो आपको बस यही याद रखना है, नेचर मीन्स हेरिडिटी, नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये क्या है, जो नेचर है बच्चे का उसको चेंज नहीं कर सकते, जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, स्टैटिक है, बट इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है, ये डायनेमिक है, ये चेंजेबल है, ठीक है। और मतलब ये जो इक्वेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मीन्स कि ये प्रोडक्ट है, ना कि कोई सम है, ना ही कोई सम है, मल्टीप्लीकेशन है, ये ना सम है, ना डिवीजन है, ना सब्सट्रैक्शन है, कोई और चीज नहीं है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये किसका इंटरप्ले है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, हेरिडिटी इक्वल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना हो गया। और एक और चीज है कि ऐसा नहीं कि अगर ये इंटरप्ले है या फिर ये 50-50 है, ये 50-50 नहीं है कि 50% हेरिडिटी और 50% इन्वायरमेंट है। ये तो मतलब कि वेरी करेगा। देखो 70 किसी चाइल्ड में 70% इन्वायरमेंट भी हो सकता है जो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। और 70% क्या हो सकते हैं, उसके हेरिडिटी फैक्टर्स भी होते हैं जो बच्चे को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब 70-30 रेशियो हो सकती है, 60-40 रेशियो हो सकती है, और 20-80 रेशियो, कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि 50-50 रेशियो है, रेशियो वेरी करेगी, ये हम नहीं कह सकते कि रेशियो क्या है इनकी आपस में, ठीक है। अब अगर हम हेरिडिटी के कुछ करेक्टर्स देखें तो देखो ना,
हेरिडिटी में कौन कौन से करेक्टर्स आ सकते हैं, जीन्स कैसे आ सकते हैं, बच्चे की जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या आता है हेरिडिटी में। बच्चे का इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आएगा हेरिडिटी में, उसकी स्किल्स, ठीक है, उसका स्किल्स कोई मतलब कि कोई इंटरनल, जितने भी इंटरनल अगर कोई बच्चे को डिजीज है कुछ ऐसी, ये सब चीजें आएंगी हेरिडिटी में। और एनवायरमेंट में क्या आएगा, उसकी सोसाइटी कल्चर, उसका जितना भी नेबर फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशंस, मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी को छोड़ के हर एक चीज बच्चे की किस में आती है, उसके इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, आगे समझिए चीजें आपको, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है बच्चे पे। अब कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ी जाए इसकी, तो देखो इसमें क्या है, जो एक टीचर है, टीचर को ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट कैसे बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं या उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज वो ठीक नहीं चल रही हैं, तो उसको पता होना चाहिए टीचर को कि ये हेरिडिटली, ये मतलब जेनेटिकली इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ इसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि बच्चे में ये ऐसे जीन्स हैं कि जिसको हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ये इसके इनबिल्ड जीन्स हैं, ये इसके जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे जिसको कंडीशंस ऐसी नहीं मिल रही, इसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिससे ये बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, इसकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ये है, इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज होना टीचर को बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें बच्चे को वो क्लासरूम में वो मतलब कि इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और एक और चीज, जैसे जो उसकी टेक्निक्स होती हैं बच्चे को पढ़ाने की, ठीक है, जो टीचर मेथड यूज करेगा, अपने डिफरेंट मेथड यूज करेगा, वो इन चीजों को नजर रखते हुए करेगा कि यार देखो इस बच्चे की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट या उसका इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, उसकी सोसाइटी, उसके पेरेंट्स उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर उसमें वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग बैकग्राउंड सब कुछ देखते हुए मींस वो टीचर देख सकता है कि हाँ अब इस बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, तो जो भी मतलब कि लैक मीन्स कमियां हैं जो आ रही है एक बच्चे में, वो भी बच्चे में आराम से टीचर फिल कर सकता है, अगर टीचर को इस चीज की नॉलेज है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होती क्या है। ठीक है, ये होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये अफेक्ट बच्चे पे, ये बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मीन्स कि हम जो एक इंसान है वो सम टोटल है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, हम इन्हीं से ही बने हैं, हम जीन से बने हैं, हम इन्वायरमेंट से बने हैं, हम सम टोटल हैं। ठीक है, हम जो हमारी ओवरऑल जो पर्सनालिटी कह लो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, हमारी हर एक टाइप्स, हमारी जो डोमेन डेवलपमेंट की है वो सब किससे बनी है, वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से ही बनी है। तो इसीलिए इस टॉपिक की सब्जेक्ट की समझ होना बहुत जरूरी है एक टीचर में। ठीक है, आगे आपको ये टॉपिक समझ, अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको आंसर दूंगी इस चीज का। बट जो मेन टर्म्स मैंने आपको समझाई हैं कि हेरिडिटी में कौन सी टर्म्स हो सकती हैं और इन्वायरमेंट कैसे मतलब अफेक्ट कर सकता है एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इनका जो प्रोडक्ट क्या, इनका जो रिलेशन है वो क्या है, वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं, कौन है, ग्रीगर मेंडल, जॉन ग्रीगर मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है, उन्होंने जेनेटिक स्टडीज की हैं। ठीक है, उन्होंने ट्रेड्स के बारे में, अलील्स में, जीन्स में, हर एक चीज उन्होंने स्टडी की है कि कैसे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से अनदर से, फिर फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड से थर्ड, कैसे मतलब ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमारा टॉपिक आज का। कोई भी डाउट है प्लीज आप क्वेश्चन करो और अच्छे से समझो इस टॉपिक को। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको आपके कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो मतलब कि जो भी आपके डाउट्स भी है वो भी क्लियर हो जाएंगे, कि जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये भी हम प्रीवियस क्वेश्चन से आइडिया लगा लेंगे कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, आपको अच्छे से समझ आ गया कि हेरिडिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। और मीन्स इनमें आपस में जो मेन मेन टर्म्स है, जो बेसिक जिसका जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स है याद रखने वाली, ये आपको समझ लेनी है और याद रखनी है। और इसका प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट में क्या होता है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यही था आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।